द प्रिंस, लेखक निकोलो मैकियावेली। अध्याय 9। एक नागरिक रियासत के विषय में। लेकिन दूसरे बिंदु पर आते हैं जहां एक प्रमुख नागरिक अपने देश का राजकुमार बनता है। दुष्टता या किसी असहनीय हिंसा से नहीं, बल्कि अपने साथी नागरिकों के पक्ष से इसे नागरिक रियासत कहा जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए ना तो प्रतिभा या भाग्य की आवश्यकता होती है, बल्कि एक सुखद चतुराई की आवश्यकता होती है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी रियासत या तो लोगों के पक्ष से या कुलीनों के पक्ष से प्राप्त होती है, क्योंकि सभी शहरों में ये दो अलग अलग दल पाए जाते हैं। और इससे यह पता चलता है कि लोग कुलीनों द्वारा शासित या उत्पीड़ित नहीं होना चाहते हैं, और कुलीन लोग लोगों पर शासन करना और उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। और इन दो विपरीत इच्छाओं से शहरों में तीन में से एक परिणाम उत्पन्न होता है, या तो रियासत, स्वशासन या अराजकता। एक रियासत या तो लोगों द्वारा या कुलीनों द्वारा बनाई जाती है, तदनुसार उनमें से किसी एक को अवसर मिलता है। कुलीनों को यह देखकर कि वे लोगों का विरोध नहीं कर सकते, वे अपने में से किसी की प्रतिष्ठा का रोना शुरू कर देते हैं और उसे राजकुमार बना देते हैं, ताकि उसकी छत्र छाया में वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को हवा दे सकें। लोगों को यह देखकर कि वे कुलीनों का विरोध नहीं कर सकते, वे भी अपने में से किसी की प्रतिष्ठा का रोना रोते हैं और उसे राजकुमार बना देते हैं, ताकि उसके अधिकार से उनकी रक्षा हो सके। जो व्यक्ति कुलीनों की सहायता से संप्रभुता प्राप्त करता है, वह लोगों की सहायता से संप्रभुता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कठिनाई से अपना अस्तित्व बनाए रखता है, क्योंकि कुलीन व्यक्ति अपने आसपास ऐसे कई लोगों को पाता है जो खुद को उसके बराबर मानते हैं, और इस कारण वह ना तो उन पर शासन कर सकता है, ना ही अपनी इच्छा अनुसार उनका प्रबंधन कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लोकप्रिय अनुग्रह से संप्रभुता प्राप्त करता है, वह खुद को अकेला पाता है और उसके आसपास कोई नहीं होता, या बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष व्यवहार करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कुलीनों को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कुलीनों की तुलना में अधिक धार्मिक है। कुलीन लोग उत्पीड़न करना चाहते हैं, जबकि कुलीन लोग केवल उत्पीड़न से बचना चाहते हैं। यह भी कहा जाना चाहिए कि एक राजकुमार कभी भी शत्रुतापूर्ण लोगों के खिलाफ खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है, जबकि कुलीनों से वह खुद को सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। शत्रुतापूर्ण लोगों से एक राजकुमार को सबसे बुरी उम्मीद यह हो सकती है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शत्रुतापूर्ण कुलीनों से उसे न केवल त्याग दिए जाने का डर है, बल्कि यह भी कि वे उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे, क्योंकि वे इन मामलों से अधिक दूरदर्शी और चतुर होते हैं। इसलिए हमेशा खुद को बचाने के लिए और उसके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए समय पर आगे आते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि वे जीतेंगे। इसके अलावा राजकुमार को हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह उन्हीं कुलीनों के बिना भी अच्छी तरह रह सकते हैं और उनके साथ भी अच्छा कर सकते हैं। उन्हें प्रतिदिन बना और बिगाड़ सकता है, और जब चाहें अधिकार दें या छीन सकता है। इसलिए इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं कहता हूं कि कुलीनों को मुख्य रूप से दो तरह से देखा जाना चाहिए, यानी या तो वे अपना मार्ग इस तरह से बनाते हैं कि वे पूरी तरह से आपके भाग्य से बंधे हों, या वे ऐसा नहीं करते। जो लोग खुद को इस तरह से बांधते हैं उन्हें लालची नहीं है, उन्हें सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। जो खुद को बांधते नहीं हैं, उनके साथ दो तरह से व्यवहार किया जा सकता है। वे कायरता और साहस की स्वाभाविक कमी के कारण
ऐसा करने में विफल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका सहयोग करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जो अच्छे सलाहकार हैं। और इस तरह जब समृद्धि में आप उनका सम्मान करते हैं तो विपत्ति में वे आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वे अपने स्वयं के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के लिए खुद को बांधने से बचते हैं तो यह एक संकेत है कि वे आपसे ज़्यादा खुद के बारे में सोच रहे हैं। और एक राजकुमार को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनसे इस तरह डरना चाहिए जैसे कि वे खुले दुश्मन हों, क्योंकि विपत्ति में वे हमेशा उसे बर्बाद करने में मदद करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति लोगों के अनुग्रह से राजकुमार बनता है उसे लोगों को मित्रवत रखना चाहिए, और ऐसा वह आसानी से कर सकता है क्योंकि लोग उससे केवल यही चाहते हैं कि उस पर अत्याचार ना किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के विरोध में कुलीनों के अनुग्रह से राजकुमार बनता है उसे सबसे पहले लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा वह आसानी से कर सकता है यदि वह उन्हें अपने संरक्षण में ले ले। क्योंकि जब लोग जिससे वे बुराई की उम्मीद कर रहे होते हैं उससे अच्छाई प्राप्त करते हैं तो वे अपने उपकारकर्ता से अधिक निकटता से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार लोग उसके प्रति अधिक जल्दी समर्पित हो जाते हैं, बजाय इसके कि यदि वह उनके अनुग्रह से राशि पद पर आसीन होता है। और राजकुमार या राजा कई तरीकों से उनका स्नेह जीत सकता है, लेकिन चूंकि यह परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होते हैं इसलिए कोई निश्चित नियम नहीं दे सकता। इसलिए मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं दोहराता हूँ, राजकुमार के लिए लोगों का मित्रवत होना आवश्यक है, अन्यथा विपत्ति में उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। स्पार्टन्स के राजकुमार ने पूरे ग्रीस और विजयी रोमन सेना के हमले को झेला और उनके खिलाफ उसने अपने देश और अपनी सरकार की रक्षा की। और इस खतरे पर काबू पाने के लिए उसके लिए केवल कुछ लोगों के खिलाफ खुद को सुरक्षित करना आवश्यक था। लेकिन अगर लोग शत्रुतापूर्ण होते तो यह पर्याप्त नहीं होता। और किसी को भी इस कथन को इस घिसी पिटी कहावत के साथ आरोपित ना करने दें कि जो लोगों पर निर्माण करता है वह मिट्टी पर निर्माण करता है, क्योंकि यह तब सब सच होता है जब एक निजी नागरिक वहां नींव रखता है और खुद को यह विश्वास दिलाता है कि जब वह अपने दुश्मनों या मैजिस्ट्रेटों द्वारा उत्पीड़ित होगा तो लोग उसे मुक्त कर देंगे, जिसमें वह खुद को बहुत बार धोखा पाता है, जैसा कि रोम में ग्रेची और फ्लोरेंस में मेसर जियोर्जियो स्काली के साथ हुआ था। परंतु यदि कोई राजकुमार अपने को उपरोक्त रूप में स्थापित कर ले, जो आज्ञा दे सके तथा साहसी हो, विपत्ति में भी विचलित ना हो, जो अन्य योग्यताओं में असफल ना हो तथा जो अपने संकल्प और ऊर्जा से समस्त प्रजा को प्रोत्साहित करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने को धोखा खाते हुए नहीं पाएगा तथा यह दर्शाया जाएगा कि उसने अपनी नींव अच्छी तरह रखी है। नंबर 1, नाविस स्पार्टा का तानाशाह 195 ईसा पूर्व में फ्लेरिमिनस के नेतृत्व में रोमनों द्वारा जीता गया, 192 ईसा पूर्व मारा गया। नंबर 2, मेसर जियोर्जियो स्काली। यह घटना मैकियावेली के फ्लोरेंटाइन इतिहास पुस्तक 3 में पाई जाती है। ये रियासतें तब खतरे में पड़ सकती हैं जब वे नागरिक शासन से निरंकुश शासन की ओर जा रही हो, क्योंकि ऐसे राजकुमार या राजा या तो व्यक्तिगत रूप से शासन करते हैं या मैजिस्ट्रेट के माध्यम से। बाद के मामले में उनकी सरकार कमज़ोर और अधिक असुरक्षित होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से उन नागरिकों की सद्भावना पर निर्भर करती है जो मैजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत होते हैं और जो विशेष रूप से मुश्किल समय में सरकार को बड़ी आसानी से या तो साजिश या खुली अवज्ञा से नष्ट कर सकते हैं। और राजकुमार के पास हंगामे के बीच पूर्ण अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं होता है,
क्योंकि नागरिक और प्रजा मैजिस्ट्रेट के से आदेश प्राप्त करने के आदी हैं। इन उलझनों के बीच उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और संदिग्ध समय में हमेशा ऐसे लोगों की कमी होगी जिन पर वह भरोसा कर सकें, क्योंकि ऐसा राजकुमार शांत समय में जो देखता है उस पर भरोसा नहीं कर सकता। जब नागरिकों को राज्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब हर कोई उससे सहमत होता है, वे सभी वादा करते हैं, और जब मृत्यु बहुत दूर होती है तो वे सभी उसके लिए मरना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल समय में जब राजकुमार को अपने नागरिकों की ज़रूरत होती है तब उसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और यह प्रयोग और भी खतरनाक है क्योंकि इसे सिर्फ एक बार ही आजमाया जा सकता है। इसलिए एक बुद्धिमान राजकुमार या राजा को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे उसके नागरिकों को हर तरह की परिस्थिति में राज्य और उसकी ज़रूरत पड़े, और तब वह हमेशा उन्हें वफादार पाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 10 सभी रियासतों की ताकत को मापने के तरीके के बारे में। इन रियासतों के चरित्र की जांच करते समय एक और बिंदु पर विचार करना आवश्यक है। वह यह है कि किसी राजकुमार या राजा के पास इतनी शक्ति है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण कर सके, या क्या उसे हमेशा दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। और इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों पर विचार करता हूँ जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं, जो या तो लोगों या धन की प्रचुरता से किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए पर्याप्त सेना जुटा सकें। और मैं उन लोगों पर विचार करता हूँ जिन्हें हमेशा दूसरों की ज़रूरत होती है, जो मैदान में दुश्मनों के सामने खुद को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दीवारों के पीछे छिपकर खुद का बचाव करने के लिए मजबूर हैं। पहले मामले पर चर्चा की जा सकती है और की जा चुकी है, लेकिन अगर यह फिर से होता है तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। दूसरे मामले में कोई भी ऐसे राजकुमारों को अपने शहरों को प्रावधान और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा कुछ नहीं कह सकता है, ना कि किसी भी हालत में देश की रक्षा करने के लिए। और जो कोई भी अपने नगर को अच्छी तरह से किलाबंद कर देगा और अपने प्रजा के अन्य मामलों को ऊपर बताए गए तरीकों से और बार बार दोहराए गए तरीकों से प्रबंधित करेगा, उस पर कभी भी बहुत सावधानी के बिना हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा उन उद्यमों के प्रतिकूल होते हैं जहां कठिनाइयां दिखाई देती हैं, और ऐसा देखा जाएगा कि उस व्यक्ति पर हमला करना आसान बात नहीं है जिसने अपने शहर को अच्छी तरह से किलाबंद कर दिया है और जिसके लोग उसे घृणा नहीं करते हैं। जर्मनी के शहर पूरी तरह से आज़ाद हैं, उनके आसपास बहुत कम ज़मीन है, और जब उन्हें सुविधा होती है तो वे सम्राट की आज्ञा का पालन करते हैं, और ना ही वे इस या किसी अन्य शक्ति से डरते हैं जो उनके आसपास हो सकती हैं, क्योंकि वे इस तरह से किलाबंद हैं कि हर कोई सोचता है कि हमला करके उन पर कब्जा करना थकाऊ और मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास उचित खाइयाँ और दीवारें हैं। उनके पास पर्याप्त तोपखाना है और वे हमेशा सार्वजनिक डिपों में एक साल के खाने पीने और गोलीबारी के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान रखते हैं। और इसके अलावा लोगों को शांत रखने और राज्य को नुकसान पहुंचाए बिना उनके पास हमेशा समुदाय को उनके कामों में काम देने के साधन होते हैं, जो शहर के जीवन और शक्ति हैं और जिनके द्वारा लोगों का भरण पोषण होता है। वे ख्याति प्राप्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, और इसके अलावा उन्हें बनाए रखने के लिए उनके पास कई अध्यादेश हैं। इसलिए एक राजकुमार या राजा जिसके पास एक मजबूत शहर है और जिसके खुद को घृणित नहीं किया है
और नहीं बनाया है उस पर हमला नहीं किया जाएगा, या अगर कोई हमला करता है तो उसे केवल अपमानित होकर भगा दिया जाएगा। फिर क्योंकि इस दुनिया के मामले इतने परिवर्तनशील हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के एक सेना को पूरे साल मैदान में रखना लगभग असंभव है। और जो कोई भी उत्तर दे, यदि लोगों के पास शहर के बाहर संपत्ति है और वे इसे जलते हुए देखते हैं तो वे धैर्य नहीं रख पाएंगे और लंबी घेराबंदी और स्वार्थ उन्हें अपने राजकुमार को भूल जाने पर मजबूर कर देंगे। इस पर मैं उत्तर देता हूँ कि एक शक्तिशाली और साहसी राजकुमार या राजा ऐसी सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा, एक समय में अपने विषयों को यह आशा देकर कि बुराई लंबे समय तक नहीं रहेगी, दूसरे समय में दुश्मन की क्रूरता का डर, फिर खुद को उन विषयों से चतुराई से बचाए रखना जो उसे बहुत साहसी लगते हैं। इसके अलावा दुश्मन स्वाभाविक रूप से अपने आगमन पर देश को जला देगा और बर्बाद कर देगा, जबकि लोगों का मनोबल अभी भी गर्म है और वे रक्षा के लिए तैयार हैं। और इसलिए राजकुमार को उतना ही कम संकोच करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जब मनोबल ठंडा हो जाता है तो नुकसान पहले ही हो चुका होता है, बीमारियां हो चुकी होती हैं और अब कोई उपाय नहीं होता। और इसलिए वे अपने राजकुमार के साथ एकजुट होने के लिए और भी अधिक तत्पर होते हैं। अब जब उनके घर जला दिए गए हैं और उनकी संपत्ति उसकी रक्षा में बर्बाद हो गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार उनके प्रति ऋणी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह जितना लाभ प्राप्त करता है उतना ही उससे भी अधिक लाभ से बंधा होता है जो वह प्रदान करता है। इसलिए यदि वह कुछ अच्छी तरह से विचार किया जाए तो एक बुद्धिमान राजकुमार के लिए अपने नागरिकों के मन को शुरू से अंत तक दृढ़ रखना मुश्किल नहीं होगा, जब वह उनका समर्थन और बचाव करने में विफल नहीं होता है। अध्याय 11 चर्च संबंधी प्रमुखताओं के विषय में। अब केवल चर्च संबंधी रियासतों की बात करना बाकी है, जिन पर कब्जा करने से पहले सभी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि वे या तो क्षमा या सौभाग्य से प्राप्त की जाती हैं, और उन्हें दोनों के बिना भी रखा जा सकता है, क्योंकि वे धर्म के प्राचीन अध्यादेशों द्वारा बनाए रखी जाती हैं, जो इतने सर्वशक्तिमान और इस तरह के चरित्र के हैं कि रियासतों को तब भी रखा जा सकता है जब उनके राजकुमार कैसे भी व्यवहार करें और कैसे भी रहें। केवल इन राजकुमारों के पास ही राज्य है और वे उनकी रक्षा नहीं करते, और उनके पास प्रजा है और वे उन पर शासन नहीं करते, और राज्य यद्यपि असुरक्षित हैं उनसे छीने नहीं जाते, और प्रजा यद्यपि शासित नहीं है, परवाह नहीं करती है, और उनमें ना तो खुद को अलग करने की इच्छा है और ना ही क्षमता। केवल ऐसी रियासतें ही सुरक्षित और खुशहाल हैं, लेकिन शक्तियों द्वारा समर्पित होने के कारण जिन तक मानव मन नहीं पहुंच सकता, मैं उनके बारे में और अधिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ईश्वर द्वारा उच्च और पोषित होने के कारण उन पर चर्चा करना एक दुस्साहसी और जल्दबाज व्यक्ति का कार्य होगा। फिर भी यदि कोई मुझसे पूछे कि चर्च ने लौकिक शक्ति में इतनी महानता कैसे प्राप्त कर ली है, जबकि सिकंदर के बाद से लेकर अब तक इतालवी शासकों, न केवल वे जिन्हें शासक कहा जाता है, बल्कि प्रत्येक बैरन और लॉर्ड, चाहे वे सबसे छोटे क्यों न हों, ने लौकिक शक्ति को बहुत कम महत्व दिया है, फिर भी अब फ्रांस का एक राजा इसके सामने कांपता है और यह उसे इटली से भगाने और वेनेशियानों को बर्बाद करने में सक्षम है। यद्यपि यह बहुत स्पष्ट हो सकता है, मुझे इसे कुछ हद तक स्मृति में याद रखना अनावश्यक नहीं लगता। फ्रांस के राजा चार्ल्स ने के इटली में प्रवेश करने से पहले यह देश पोप, वेनेशियन, नेपल्स के राजा, मिलान के ड्यूक और फ्लोरेंटाइन के अधीन था। इन शक्तिशाली शासकों की दो मुख्य चिंताएं थीं। एक, कोई भी विदेशी हथियार लेकर इटली में प्रवेश ना कर जाए। दूसरा,
कि उनमें से कोई भी अधिक क्षेत्र पर कब्जा ना कर ले। सबसे ज़्यादा चिंता पोप और वेनेशियन की थी। वेनेशियन को रोकने के लिए सभी अन्य लोगों का एक होना जरूरी था, जैसा कि फेरारा की रक्षा के लिए था, और पोप को दबाने के लिए उन्होंने रोम के बैरन का इस्तेमाल किया, जो दो गुटों ओरसिनी और कोलोनेसी में विभाजित होने के कारण हमेशा अव्यवस्था का बहाना रखते थे और पोप की नज़रों के सामने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े होकर पोप को कमज़ोर और शक्तिहीन बनाए रखते थे। और हालांकि कभी कभी सिक्सटस जैसा साहसी पोप उभर सकता था, फिर भी ना तो भाग्य और ना ही बुद्धि उसे इन परेशानियों से मुक्त कर सकती थी। और पोप छोटा जीवन भी कमजोरी का कारण है, क्योंकि 10 साल में जो एक पोप का औसत जीवन है वह मुश्किल से किसी एक गुट को गिरा सकता है। और अगर यूं कहें कि लोग कोलोनेसी के लगभग नष्ट कर देते हैं तो दूसरा ओरसिनी के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएगा, जो अपने विरोधियों का समर्थन करेगा। और फिर भी ओरसिनी को बर्बाद करने का समय नहीं होगा। यह कारण था कि इटली में पोप की लौकिक शक्तियों का बहुत कम सम्मान किया जाता था। एक चार्ल्स 8 ने 1494 में इटली पर आक्रमण किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर द सिक्स्थ का उदय हुआ, जिसने अब तक के सभी पोपों में से एक दिखाया कि कैसे एक पोप पैसे और हथियारों के साथ जीत सकता है। और ड्यूक वैलेंटिनो की मदद से फ्रांसीसी लोगों के प्रवेश के कारण उसने वे सभी चीज़ें की जिनकी चर्चा मैंने ड्यूक के कार्यों में ऊपर की हैं। और यद्यपि उसका इरादा चर्च को बढ़ावा देना नहीं था, लेकिन ड्यूक फिर भी उसने जो किया, उसने चर्च की महानता में योगदान दिया, जो उसकी मृत्यु और ड्यूक के विनाश के बाद उसके सभी श्रम का उत्तराधिकारी बन गया। पोप जूलियस बाद में आए और उन्होंने पाया कि चर्च मजबूत है, रोमागना पर उनका कब्जा है, रोम के बैरन नपुंसक हो गए हैं और सिकंदर के दंड के कारण गुटों का सफाया हो गया है। उन्होंने धन संचय करने का रास्ता भी खोल दिया है, जैसा कि सिकंदर के समय से पहले कभी नहीं हुआ था। जूलियस ने न केवल ऐसी चीज़ों का अनुसरण किया बल्कि उनमें सुधार भी किया, और उनका इरादा बुलेगना को जीतना, वेनिशियों को बर्बाद करना और फ्रांसीसियों को इटली से बाहर निकालना था। ये सभी उद्यम उनके साथ सफल हुए और उनके लिए और भी अधिक फायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने चर्च को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया, किसी निजी व्यक्ति को नहीं। उन्होंने ओरसिनी और कोलोनेसी गुटों को भी उसी सीमा के भीतर रखा जिसमें उन्होंने उन्हें पाया था। और यद्यपि उनके बीच कुछ लोग अशांति फैलाने की इच्छा रखते थे, फिर भी उन्होंने दो चीज़ों को दृढ़ता से बनाए रखा। एक, चर्च की महानता, जिससे उन्होंने उन्हें भयभीत कर दिया, और दूसरा, उन्हें अपने कार्डिनल रखने की अनुमति नहीं दी, जिन्होंने उनके बीच अशांति पैदा की। जब भी इन गुटों के पास अपने कार्डिनल होते हैं तो वे लंबे समय तक शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि कार्डिनल रोम में और उसके बाहर गुटों को बढ़ावा देते हैं और बैरन उनका समर्थन करने के लिए मजबूर होते हैं। और इस तरह प्रीलेट्स की महत्वाकांक्षाओं से बैरन के बीच अव्यवस्था और हंगामा पैदा होता है। इन कारणों से परम पावन पोप लियो ने पोप पद को सबसे शक्तिशाली पाया, और यह आशा की जानी चाहिए अगर दूसरों ने इसे हथियारों के में महान बनाया है तो वह अपनी अच्छाई और अनंत अन्य गुणों से इसे और भी महान और अधिक सम्मानित बनाएंगे। 2. पोप लियो एक्स कार्डिनल डी मेडिसी थे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 12। सैनिक कितने प्रकार के होते हैं और भाड़े के सैनिकों के संबंध में, विशेष रूप से उन रियासतों की विशेषताओं पर चर्चा करने के बाद जिनके बारे में मैंने शुरू में चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था।
तथा कुछ हद तक उनके अच्छे या बुरे होने के कारणों पर विचार करने के बाद तथा उन तरीकों को दिखाने के बाद जिनके द्वारा कई लोगों ने उन्हें हासिल करने और उन्हें बनाए रखने की कोशिश की है, अब मेरे लिए सामान्य रूप से उन अकारण आक्रमण और बचाव के साधनों पर चर्चा करना बाकी रह गया है, जो उनमें से प्रत्येक के लिए उपयुक्त है। हमने ऊपर देखा है कि एक राजकुमार के लिए यह कितना जरूरी है कि उसकी नींव अच्छी तरह रखी जाए, अन्यथा वह आवश्यक ही बर्बाद हो जाएगा। सभी राज्यों की मुख्य नींव, चाहे वे नए हों या पुराने या मिश्रित, अच्छे कानून और अच्छे हथियार हैं। और चूंकि जहां राज्य अच्छी तरह से सशस्त्र नहीं है, वहां अच्छे कानून नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां राज्य अच्छी तरह से सशस्त्र है, वहां अच्छे कानून भी हैं। मैं कानूनों को चर्चा से बाहर रखूंगा और हथियारों के बारे में बात करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन हथियारों से एक राजकुमार अपने राज्य की रक्षा करता है, वे या तो उसके अपने होते हैं या भाड़े के सैनिक सहायता प्राप्त या मिश्रित होते हैं। भाड़े के सैनिक और सहायता प्राप्त सहायक और खतरनाक होते हैं, और अगर कोई इन हथियारों के आधार पर अपना राज्य बनाए रखता है तो वह ना तो दृढ़ रहेगा और ना ही सुरक्षित, क्योंकि वे विभाजित, महत्वाकांक्षी और अनुशासनहीन, विश्वासघाती, दोस्तों के सामने बहादुर और दुश्मनों के सामने कायर होते हैं। उनमें ना तो ईश्वर का भय होता है और ना ही मनुष्यों के प्रति वफादारी, और विनाश केवल तब टाला जाता है जब तक हमला होता है, क्योंकि शांति में वे किसी को लूट लेते हैं और युद्ध में दुश्मन। सच तो यह है कि उनके पास मैदान में बने रहने के लिए कोई आकर्षण या कारण नहीं है, सिवाय थोड़े से वजीफे के, जो उन्हें आपके लिए मरने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक आप युद्ध नहीं करते, तब तक वे आपके सैनिक बनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो वे खुद को हटा लेते हैं या दुश्मन से भाग जाते हैं। मुझे यह साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इटली की बर्बादी का कारण और कुछ नहीं बल्कि कई सालों तक भाड़े के सैनिकों पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी रहना है। और हालांकि उन्होंने पहले कुछ प्रदर्शन किए और आपस में बहादुर दिखाई दिए, फिर भी जब विदेशी आए तो उन्होंने दिखा दिया कि वे क्या हैं। इस प्रकार यह हुआ कि फ्रांस के राजा चार्ल्स को चाक हाथ में लेकर इटली पर कब्जा करने की अनुमति दी गई, और जिसने हमें बताया कि हमारे पाप इसके कारण थे, उसने सच कहा। लेकिन वे पाप वे नहीं थे जिनकी उसने कल्पना की थी, बल्कि वे थे जो मैंने बताए हैं। और चूंकि वे राजकुमारों के पाप थे, इसलिए राजकुमारों को ही दंड भुगतना पड़ा। हाथ में चाक लेकर कोल गैसो, यह अलेक्जेंडर 6 के बोन्स मोड्स में से एक है, और यह उस आसानी को संदर्भित करता है जिसके साथ चार्ल्स 8 ने इटली पर कब्जा कर लिया, जिसका अर्थ है कि उसके लिए अपने क्वार्टर मास्टर्स को अपने सैनिकों के लिए देश को जीतने के लिए बिलेट बनाने के लिए भेजना ही आवश्यक था। C.F. लॉर्ड बेकन द्वारा हेनरी 7 का इतिहास। राजा चार्ल्स ने नेपल्स के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और एक सपने की तरह इसे फिर से खो दिया। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के इटली की पूरी लंबाई पार कर ली। इसलिए यह सच था जो पोप अलेक्जेंडर कहा करते थे कि फ्रांसीसी लोग तलवारों से लड़ने के बजाय अपने आवासों को चिन्हित करने के लिए अपने हाथों में चाक लेकर इटली आए थे। मैं इन हथियारों की असफलता को और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ। भाड़े के कप्तान या तो योग्य व्यक्ति होते हैं या नहीं। यदि वे योग्य हैं तो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमेशा अपनी महानता की आकांक्षा रखते हैं, या तो आप पर जो उनके स्वामी हैं, या आपको
इरादों के विपरीत दूसरों को पर अत्याचार करके। लेकिन यदि कप्तान कुशल नहीं है तो आप हमेशा की तरह बर्बाद हो जाते हैं। और यदि यह कहा जाए कि जो भी व्यक्ति हथियारबंद है वह उसी तरह काम करेगा चाहे वह भाड़े का सैनिक हो या नहीं, तो मैं जवाब देता हूं कि जब किसी राजकुमार या गणतंत्र को हथियार का सहारा लेना पड़ता है तो राजकुमार को खुद जाकर कप्तान का कर्तव्य निभाना चाहिए। गणतंत्र को अपने नागरिकों को भेजना चाहिए, और जब कोई भेजा जाता है वह संतोषजनक ढंग से काम नहीं करता है तो उसे वापस बुला लेना चाहिए। और जब कोई योग्य हो तो उसे कानून के अनुसार रखना चाहिए ताकि वह कमान ना छोड़े। और अनुभव से पता चला है कि राजकुमार या राजा और गणतंत्र अकेले ही सबसे बड़ी प्रगति करते हैं, और भाड़े के सैनिक नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और अपने हथियारों से लैस गणतंत्र को उसके नागरिकों में से किसी एक के अधीन लाना विदेशी हथियारों से लैस गणतंत्र को लाने से कहीं अधिक कठिन है। रोम और स्पार्टन्स कई युगों तक सशस्त्र और स्वतंत्र रहे। स्विट्जरलैंड पूरी तरह से सशस्त्र और बिल्कुल स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए प्राचीन भाड़े के सैनिकों में कार्थागिनियन शामिल है, जिन्हें रोमनों के साथ पहले युद्ध के बाद उनके भाड़े के सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। हालांकि कार्थागिनियन के पास कप्तान के रूप में अपने ही नागरिक थे। एपामिनोडास की मृत्यु के बाद मैसेडोन के फिलिप को थेमस ने अपने सैनिकों का कप्तान बनाया, और जीत के बाद उसने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। ड्यूक फिलिपो के मर जाने के बाद मिलानियों ने वेनेशियनों के खिलाफ फ्रांसिस्को स्फोर्जा को भर्ती किया, और उसने कारवागियों में दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने स्वामी मिलानियों को कुचलने के लिए उनके साथ गठबंधन किया। उनके पिता स्फोर्जा नेपल्स की रानी जोहाना से सगाई कर चुके थे। उन्होंने उसे असुरक्षित छोड़ दिया ताकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए आरागन के राजा की बाहों में खुद को फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अगर वेनेशियन और फ्लोरेंटाइन ने पहले इन हथियारों से अपने प्रभुत्व का विस्तार किया और फिर भी उनके कप्तानों ने खुद को राजकुमार नहीं बनाया बल्कि उनका बचाव किया, तो मैं जवाब देता हूँ कि इस मामले में फ्लोरेंटाइन को संयोग से फायदा हुआ है, क्योंकि सक्षम कप्तानों में से जिनसे वे डर सकते थे कुछ ने जीत हासिल नहीं की, कुछ का विरोध किया गया और अन्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं और मोड़ दिया। एक जिसने जीत हासिल नहीं की वह जियोवानी एक्यूटो था, और चूंकि उसने जीत हासिल नहीं की इसलिए उसकी निष्ठा साबित नहीं की जा सकती। लेकिन हर कोई यह स्वीकार करेगा कि अगर उसने विजय प्राप्त की होती तो फ्लोरेंटाइन उसके विवेक पर निर्भर होते। स्फोर्जा के पास हमेशा ब्रैकेस्की थे, इसलिए वे एक दूसरे पर नज़र रखते थे। फ्रांसेस्को ने अपनी महत्वाकांक्षा को लोम्बार्डी की ओर मोड़ दिया, ब्रेकियो ने चर्च और नेपल्स के राज्य के खिलाफ। लेकिन आइए हम उस पर आते हैं जो कुछ समय पहले हुआ था। फ्लोरेंटाइन ने अपने कप्तान के रूप में पैगोलो विटेली को नियुक्त किया, और एक बहुत ही विवेकशील व्यक्ति था जो एक निजी पद से सबसे बड़ी प्रसिद्धि तक पहुंचा था। अगर इस आदमी ने पीसा पर कब्जा कर लिया होता तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि फ्लोरेंटाइन के लिए उसके साथ रहना उचित होता, क्योंकि अगर वह उनके दुश्मनों का सैनिक बन जाता तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं होता और उसकी बात माननी पड़ती। अगर वेनिस के लोगों की उपलब्धियों पर विचार किया जाए तो वे सुरक्षित और शानदार तरीकों से काम करते देखे जाएंगे जब तक कि उन्होंने अपने लोगों को युद्ध में भेजा, जब उन्होंने सशस्त्र सज्जनों और आम लोगों के साथ बहादुरी से काम किया।
यह तब की बात है जब वे ज़मीन पर उद्यम करने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने ज़मीन पर लड़ाई शुरू की तो उन्होंने इस गुण को त्याग दिया और इटली की परंपरा का पालन किया और ज़मीन पर अपने विस्तार की शुरुआत में ज़्यादा ज़मीन ना होने पर और अपनी महान प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने अपने कप्तानों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने विस्तार किया जैसा कि कार्मिगनोला के अधीन था तो उन्हें इस गलती का स्वाद चखना पड़ा, क्योंकि उसे सबसे बहादुर व्यक्ति उन्होंने उसके नेतृत्व में मिलान के ड्यूक को हराया, और दूसरी ओर यह जानते हुए कि वह युद्ध में कितना ठंडा था, उन्हें डर था कि वे अब उसके अधीन जीत नहीं पाएंगे और इस कारण से वे उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही वे सक्षम थे, और इसलिए जो कुछ उन्होंने हासिल किया था उसे फिर से ना खोने के लिए वे खुद को सुरक्षित करने के लिए उसे मारने के लिए मजबूर हुए। बाद में उनके पास अपने कप्तानों के लिए बार्टेलोमो दा बर्गोमो, रॉबर्टो दा सैन सेवरिनो, पिटिगिलियानो के काउंट और इसी तरह के लोग थे जिनके अधीन उन्होंने नुकसान का डर था और लाभ का नहीं, जैसा कि बाद में वेला में हुआ, जहां एक ही युद्ध में उन्होंने वह सब खो दिया जो उन्होंने 800 वर्षों में इतनी मेहनत से हासिल किया था। क्योंकि ऐसे हथियारों से विजय धीरे धीरे, बहुत देर से और नगण्य रूप से प्राप्त होती है, लेकिन नुकसान अचानक और भयावह होता है। 2. कार्विगियो की लड़ाई 15 सितंबर 1448। नेपल्स की जोहान द्वितीय, नेपल्स के राजा लादिस्लाओ की विधवा जियोवानी एक्यूटो, एक अंग्रेज शूरवीर जिसका नाम सर जॉन हॉकवुड था, वह फ्रांस में अंग्रेजी युद्धों में लड़ा और एडवर्ड तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उसने सैनिकों का एक समूह इकट्ठा किया और इटली चला गया। यह प्रसिद्ध वाइट कंपनी बन गई। उसने कई युद्धों में भाग लिया और 1394 में फ्लोरेंस में उसकी मृत्यु हो गई। उसका जन्म लगभग 1320 में एसेक्स के एक गांव सिबल होडिंगम में हुआ था। उसने बर्नबो विस्कोंटी की बेटी डोमिनिया से विवाह किया। कार्मिगनोला, फ्रांसिस्को बसैनो कार्मिगनोला में लगभग 1390 में जन्मा। 5 मई 1432 को वेनिस में फांसी दी गई। बर्गमो के बार्टोलोमियो कोलेओनी 1457 में मृत्यु हो गई। सन सेबारिनो के रोबोटो 1487 में ऑस्ट्रेलिया के ड्यूक सिगिस्मंड के खिलाफ वेनिस के लिए लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इटालिया में प्राइमो कैपिटानो मैकियावेली पिटिगिलियानो की गिनती। निकोलो ओरसिनी जन्म 1442, मृत्यु 1509 में वेला की लड़ाई। और जैसा इन उदाहरणों के साथ मैं इटली पहुंचा हूं, जिस पर कई वर्षों तक भाड़े के सैनिकों का शासन रहा है, मैं उन पर अधिक गंभीरता से चर्चा करना चाहता हूं, ताकि उनके उत्थान और प्रगति को देखकर कोई उनका मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। आपको यह समझना चाहिए कि साम्राज्य हाल ही में इटली में नकारा गया है कि पोप ने अधिक लौकिक शक्ति हासिल कर ली है और इटली को और अधिक राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। इस कारण से कि कई बड़े शहरों ने अपने राइसों के खिलाफ हथियार उठाए, जो पहले सम्राट के पक्ष में थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, जबकि चर्च लौकिक शक्ति में अधिकार हासिल करने के लिए उनका पक्ष ले रहा था। कई अन्य में उनके नागरिक राजकुमार बन गए। इससे यह हुआ कि इटली आंशिक रूप से चर्च और गणराज्यों के हाथों में चला गया, और चर्च, जिसमें पुजारी शामिल थे, और नागरिकों का गणराज्य, जो हथियारों के आदी नहीं थे, दोनों ने विदेशियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इस सैनिक दल को सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाने वाले रोमाग्नियन अल्बेरिको दा कोनियो थे।
इस व्यक्ति के स्कूल से अन्य लोगों के अलावा ब्रेकियो और स्फोर्जा भी निकले, जो अपने समय में इटली के मध्यस्थ थे। इनके बाद वे सभी कप्तान आए जिन्होंने अब इटली के हथियारों का निर्देशित किया था, और उनकी सारी वीरता का अंत यह हुआ कि चार्ल्स ने इटली को जीत लिया। लुईस ने इटली को जीत लिया। लुईस ने लूट लिया। फर्डिनेंड ने उसे तबाह कर दिया और स्विट्ज़रलैंड ने उसका अपमान किया। उनका मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत यह रहा है कि सबसे पहले पैदल सेना की साख कम की जाए ताकि वे अपनी सेना बढ़ा सकें। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने वेतन पर और बिना किसी क्षेत्र के वे बहुत से सैनिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे, और थोड़ी पैदल सेना उन्हें कोई अधिकार नहीं देती थी। इसलिए उन्हें घुड़सवार सेना को नियुक्त करना पड़ा, जिसके मध्यम बल से उनका भरण पोषण और सम्मान किया जाता था। और हालात ऐसे हो गए कि 20,000 सैनिकों की सेना में 2,000 पैदल सैनिक भी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने अपने और अपने सैनिकों के लिए थकान और खतरे को कम करने के लिए हर कला का इस्तेमाल किया। लड़ाई में हत्या नहीं की, बल्कि कैदियों को पकड़कर बिना फिरौती के मुक्त कर दिया। उन्होंने रात में शहरों पर हमला नहीं किया है, ना ही शहरों की टुकड़ियों ने रात में शिविरों पर हमला किया। उन्होंने शिविरों को बाड़े या खाई से नहीं घेरा, ना ही उन्होंने सर्दियों में अभियान चलाया। इन सभी चीज़ों को उनके सैन्य नियमों द्वारा अनुमति दी गई, और जैसा कि मैंने कहा, थकान और खतरों से बचने के लिए उन्होंने इसे तैयार किया था। इस प्रकार उन्होंने इटली को गुलामी तिरस्कार की स्थिति में ला दिया। 8. एल्बेरिगो दा कोनियो। एल्बेरिगो दा बार्बियानो रोमागना में क्यूनो के काउंट, वह प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज की कंपनी के नेता थे जो पूरी तरह से इतालवी सैनिकों से बनी थी। उनकी मृत्यु 1409 में हुई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।